पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंग फो के एक पर्सन ली हाओ के बारे में बताने के बाद कि उसने इमोर्टल्स को देखा है। ली हान और जिया फटाफट क्लाउड सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए। सिटी में जाने के बाद उन्हें उसके फादर से पता लगता है कि वो तो सालों पहले इमोर्टल्स के साथ फाइट करने के बाद एक पपेट बन गया है जिसे उन्होंने बचने के लिए बेसमेंट में ट्रैप करके रखा हुआ है। ली हान तो जिया के साथ बेसमेंट में पहुंच जाता है ये देखने के लिए कि इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है। बेसमेंट में जाने के बाद उसे एक बंदा मिलता है जो कि पॉट में बुरी तरीके से ट्रैप किया हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि ऊपर से उन पर ली हाओ का फादर नजर रख रहा था। ली सन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें ली हाओ से मिलना था ना, लो मिल लो, वो इसी पॉट के अंदर है। ली हान तो तंज कसते हुए कह रहा था कि कितने अच्छे फादर हैं आप जो अपने ही बेटे को ऐसे पॉट में बंद करके रखा हुआ है। ये बात सुनने के बाद तो ली सन काफी ज्यादा गुस्से में भड़कते हुए कह रहा था कि वो कौन सा मेरा असली बेटा है, उसे तो मेरे पास भेजा गया था। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे कब का फेंकवा देता। बस बात सिटी लॉर्ड की पोजीशन की थी। अगर मेरी सिटी लॉर्ड की पोजीशन इस चीज पर दाव पर नहीं लगी होती तो मैं इसे अपने साथ कभी न रखता। ली हान तो उस बंदे के मुंह से इस तरीके की बातें सुनने के बाद कह रहा था तो इसका मतलब कि ये बच्चा तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं रहा, तो इसलिए तुमने उसे यहाँ फेंक दिया। ली सन का कहना था कि मैंने नहीं फेंका है, ये तो इमोर्टल्स की मेहरबानी है जो ये खुद यहाँ तक पहुँच गया। उन दोनों की बातों के बीच दूसरी तरफ जिया वहाँ पर छानबीन कर रही थी और उसे 2 टोकन्स नजर आते हैं। वो टोकन वो ली हान की तरफ थ्रो कर देती है। ली हान तो उन टोकन्स पर लिखा हुआ नाम पढ़ने के बाद कह रहा था कि सिटी लॉर्ड की पोजीशन तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है कि तुमने अपने सगे भाई को मार डाला था। ये बेशरम इंसान तो कहता है कि क्यों नहीं, पावर और सत्ता तुम क्या जानो क्या चीज होती है। और इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी लाशें मौजूद हैं वो ली हाओ के मास्टर और उसके सबऑर्डिनेट्स की है जो उसके लिए यहाँ पर बदला लेने आए थे। पर जिस किसी ने भी इस जार को ओपन करने की कोशिश की है वो मारा गया। ली हान ली सन को घूर के देखते हुए कह रहा था तुम ये सारी बातें मुझे बिना झिझके इसीलिए बता रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं भी यहाँ से बाहर नहीं आ पाऊंगा। ये बंदा तो एक डेविल स्माइल देने के बाद कह रहा था कि सही पकड़े हो और फिर वो अपने हाथ के इशारे पर उस पूरे बेसमेंट का डोर लॉक कर देता है ताकि ली हान वहाँ से बाहर ना भाग पाए। पर शायद इसे पता नहीं कि ली हान भागने वालों में से नहीं है। ली सन के डोर लॉक करते ही वो जार अजीब से डेमोनिक ऑरा से घिर जाती है। किसी के जोर जोर से जानवरों जैसे गुर्राने की आवाज आ रही थी और फिर अचानक से वो जार ओपन होता है। ली हाओ नाम का वो छोटा बच्चा जो कि किसी जानवर की तरह दिख रहा था वो ली हान पर अपने डेडली फिंगर से अटैक कर देता है। ली हान तो अपने गर्दन को जरा सा मूव करके उसके इस खतरनाक अटैक से बचते हुए ये कह रहा था कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है। ये बच्चा वहीं नहीं रुकता बल्कि पीछे से तेजी से लपकते हुए ली हान को पीछे से स्क्रैच करने की कोशिश कर रहा था। पर ली हान बड़े ही स्मार्टली उसके इस अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसकी पूरी बॉडी की हालत देखने के बाद ली हान को पता लग गया था कि ये ना तो सोता है और ना ही रेस्ट करता है। ली हान तो उसके हाथ को पकड़ने के बाद अपना डिवाइन ऑरा रिलीज करते हुए उसके हाथ को मरोड़ चुका था जिससे छोटा बच्चा काबू में आ जाता है और उसके बाद ली हान उसके पूरे हाथ को मोड़ते हुए उसे अपने पांव से दबा चुका था। ये बंदा किसी पे रहम नहीं खाता। ली हान के उसे काफी ज्यादा फोर्सफुली नीचे दबाने के बाद भी उसके चेहरे पे दर्द का नामो निशान नहीं था। ये देखकर तो ली हान भी स्पीचलेस रह जाता है कि ये तो अभी भी जानवरों की तरह गुर्रा रहा है। इसलिए वो उसे उठाकर सीधा दीवार पर पटक देता है और दीवार के टूटने के बाद उसके पीछे एक और दीवार अपीयर हो जाती है। इसका मतलब इस छोटे से डेमोनिक बच्चे को कितना ज्यादा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ली हान भी ये देखकर हैरान था कि इसे तो इतनी बुरी तरीके से सील करके रखा हुआ है, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए ये किसी काम की नहीं है। दूसरी तरफ जिया वहाँ पड़े कंकाल्स के साथ खेलते हुए कह रही थी कि मेरी गोस्ट आई भी इस बंदे का पता नहीं लगा पा रही थी, यहाँ तक कि तुम्हारी हेवनली आईबीज की कल्टीवेशन का पता नहीं लगा पा रही थी। अब पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ये कोई गोस्ट थोड़ी है, ये तो जंगली जानवर है जिसका डिवाइन पावर के साथ भी पता लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ ली हाओ जोर जोर से गुर्राते हुए किसी पागल कुत्ते की तरह ली हान पर झपट जाता है, पर ली हान तो एक ही हाथ से उसे ब्लॉक करते हुए अपने नी से एक नी स्ट्राइक देता है जिससे उस लड़के को अटैक करने का मौका नहीं मिलता और ली हान एक जबरदस्त किक के साथ उसे दूसरी दीवार पर पटक देता है। वो बच्चा अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करके खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर ली हान के आगे तो उसका कोई भी मूव काम नहीं करता। बेसमेंट में हो रही इस जबरदस्त फाइट की आवाजों को सुनने के बाद ली सन का सर्वेंट कहता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि इस बंदे की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। क्या आपको डर नहीं लग रहा कि ली हाओ को ये जान से ना मार दे? ली सन तो बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर अपनी चाय एंजॉय करते हुए कह रहा था कि वो बस एक पपेट है,
क्या फर्क पड़ता है कि वो जिंदा रहे या किसी के भी हाथों मारा जाए। मेरी बला से अगर वो मर भी जाता है तो इमॉर्टल मास्टर के आने के बाद मैं उनसे कहकर एक नया पपेट बनवा लूंगा। मेरी ये सिटी लॉर्ड की पोजीशन उस पपेट के होने या ना होने पर अब डिपेंड नहीं करती। दूसरी तरफ ली हान के जबरदस्त अटैक से हिट होते होते इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो खूंखार तरीके से गुर्राते हुए अपने स्पिरिचुअल डिमोनिक स्नेक को बाहर निकाल चुका था। इस बंदे की डिमोनिक एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि ये जहाँ जहाँ पैर रख रहा था फ्लोर क्रैक हो जा रहा था। वो अपने डिमोनिक पायथन का ऑरा हमारे ली हान को शो करते हुए दिखा रहा था कि वो इससे अटैक करने वाला है। वहीं ली हान उस बच्चे को कलाबाजियां करते देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा था कि इस बच्चे के पास तो सच में काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ली हाओ छत पे स्क्रॉल करते हुए ऊपर से एक जंप लगाकर अपने स्पीचर स्नेक के साथ अटैक करने वाला था। ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ लैंड करता है, ली हान वहाँ से गायब हो चुका था और ये देखने के बाद वो बेचैन होकर उसे ढूंढने लगता है। उसे इस तरीके से परेशान होता देखकर ली हान अपनी स्पीड का यूज करते हुए उसके काफी पास आ गया था। उसे इतना ज्यादा क्लोज देखने के बाद ली हाओ एक जबरदस्त स्लैश लगाने वाला था अपने पंजों से, पर ली हान उसे खुद से दूर करते हुए इस अटैक को डॉज कर लेता है और जैसे ही वो दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, ली हान उसे एक जबरदस्त पंच मारते हुए खुद से दूर कर देता है। इस पंच को खाने के बाद वो तो सीधा दीवार से चिपक गया था। ली हान इस बार उसे नीचे नहीं आने देता, बल्कि खुद ही हाई जंप करते हुए ऊपर पहुंचकर हवा में ही उसे काफी बुरी तरीके से पंचेस मारने लगता है। इसके बाद तो वो सिग्नेचर स्टाइल में अपनी डिवाइन ज्ञान की पावर को रिलीज करते हुए आसमान में ही फायरवर्क शुरू कर चुका था। लगातार काफी देर तक पंचेस और किक्स मारने के बाद वो उसे एक जोरदार किक के साथ जमीन पर ला पटकता है। ली हान के जबरदस्त अटैक की वजह से जमीन पर गड्ढा हो गया था और वो उस बच्चे को देखते हुए कह रहा था कि कमाल की बात है, जितना इस बच्चे को हर्ट कर रहा हूँ उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इस बच्चे के अंदर कुछ तो अजीब है। ली हाओ अब तक काफी ज्यादा वाइल्ड होकर अग्रेसिव होकर ली हान पर झपट रहा था। ली हान तो उसे जबरदस्त तरीके से घुमाते हुए दीवार पर फेंक देता है, जिसकी वजह से ली हाओ का कपड़ा उसके हाथ में ही रह गया था। ली हाओ का कपड़ा फट जाने की वजह से ली हान को उसकी बॉडी पर लगा हुआ वो डिमोनिक स्पेल नजर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि इस बच्चे की बॉडी पर तो डिवॉर्ड माइंड स्पेल लगा हुआ है, जो कि इंजरीज पड़ने पर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये धीरे धीरे इसके लाइफ एसेंस को कंज्यूम करते हुए इसे जिंदा लाश बना देगा। ली हान तो जिया से पूछने लगता है कि क्या इस स्पेल को ब्रेक करने का कोई तरीका है। जिया, जो कि छत से लटके हुए ये सारी की सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही थी, वो कहती है कि ये स्पेल बहुत ज्यादा घटिया है, ये इसे जिंदा लाश बना नहीं देगा, बल्कि ये ऑलरेडी जिंदा लाश बन चुका है। अगर मैं इस स्पेल को तोड़ने की कोशिश करूं भी तो ये मारा जाएगा और इस स्पेल को तोड़ने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ली हाओ अपनी बॉडी से वो डिमोनिक एनर्जी काफी एक्सट्रीम अमाउंट में रिलीज करते हुए आसपास की हड्डियों को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे उसका ऑरा और ज्यादा डार्क हो गया था। इसके बाद तो वो उसी डार्क ऑरा का यूज करते हुए उसे स्पिरिचुअल स्नेक को बाहर निकाल लेता है। उसे ऐसा करता देखने के बाद ली सन जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि मेरे पास एक बीस्ट है जिसे हराना इतना भी आसान नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया में कौन है जो मेरे खिलाफ जाएगा। ली हान पहले तो उस स्नेक को पंच मार के डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन फिर वो अपना इरादा बदल देता है और वो थोड़ी देर के लिए उस स्नेक को अपनी मनमानी करने दे रहा था। वो स्नेक पहले तो स्पाइरल शेप बनाते हुए ली हान को ट्रैप कर चुका था और उसके बाद वो उसे निगलने की कोशिश करता है, पर ली हान की डिवाइन ज्ञान की पावर की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाता और ली हान उसे बार बार कोशिश करता देखकर सिर्फ एक ही चीज कहता है कि बस इतना ही है जो तुम कर सकते हो। वो स्नेक तो ली हान के डिवाइन ज्ञान की पावर की वजह से तड़पने लगा था और उसकी एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो स्नेक एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस स्नेक का ऐसा हाल देखने के बाद तो ली सन बहुत ज्यादा शॉक था। वहीं इस जबरदस्त ब्लास्ट की वजह से उस बेसमेंट की छत उड़ जाती है। उस छत के टूटने के बाद बड़े बड़े पत्थर उन सभी के ऊपर गिर जाते हैं, जिस अटैक से तो ली सन का वो जो नौकर था वो तो मारा जाता है। वहीं ली हाओ भी बाहर आते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। ली हान को अपनी तरफ बढ़ता देखने के बाद ली सन कह रहा था कि आखिर मैं कैसे हार सकता हूँ, वो पपेट कैसे तुम्हें नहीं रोक पाया।
ली हान को अपने फादर की तरफ आगे बढ़ता देखकर तो ली हाओ फटाक से उसके सामने जाकर उसका रास्ता रोकने लगता है। अपने फादर के पांव पर पड़े हुए इस बड़े से पत्थर को वो छोटा बच्चा हिलाने की कोशिश कर रहा था। ली हाओ को ऐसा करता देखकर ली हान कहता है कि कितना बेवकूफ बच्चा है, अभी भी अपने सेल्फिश मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये बोलने के बाद वो एक और पत्थर से हिट करके ली हाओ को दूर फेंक चुका था और फिर उसे रोकने के लिए उसके ऊपर एक और बड़ा सा पत्थर चढ़ा देता है। ली सन तो ली हाओ की ये हालत देखने के बाद अपनी जान की भीख मांगने लगा था। वो ली हान से कहता है कि मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जान से मत मारना, मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने नौकर की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि ये घटिया प्लान तो उसका आइडिया था। ली हान तो उसकी बकवास पे ज्यादा ध्यान न देते हुए उसके उस पत्थर पर पांव चढ़ाते हुए कह रहा था, वहाँ से शुरू करो जब से तुम्हें ये बच्चा मिला है और सारी कहानी इस बार डिटेल में सुनाना, अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ। ये बोलने के बाद वो अपने सीक्रेट वेपन को अगरबत्ती बनाकर उसके काफी पास ले आया था और फिर कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ तो फिर सांसें गिनना भूल जाना। इस बंदे की तो जान हलक में अटक जाती है। ली हान की धमकी सुनने के बाद इसके बाद वो बोलना शुरू करता है, 7 सालों पहले मेरा बेटा काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हम तो डर गए थे कि कहीं वो मारा ना जाए। उस दौरान मैंने अपनी सारी क्वालिफिकेशन गवा दी थी उस पोजीशन को जीतने के लिए। उस वक्त सिटी लॉर्ड की पोजीशन के लिए सभी लोग एक दूसरे से कम्पिटिट कर रहे थे। उस दौरान शांशी मेरे दरवाजे पर आए। उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका साथ दूं तो वो मेरे बेटे को बचा सकते हैं। इसके बाद जिया कहने लगती है कि और इसने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने बच्चे को एक्सचेंज कर दिया। ली सन कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये लाइफ चेंजिंग फॉर्मेशन इतना ज्यादा बुरा होगा। पहले तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 इंसानों को आपस में बदलना है, पर ये काम तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हेवंस की पावर को यूज करने के बाद भी ये मेथड अच्छे से काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे इसमें काफी सारी मुसीबतें आने लग गई। उस मेथड की वजह से मेरा बेटा और बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। उसके ऊपर डिमोनिक पावर हावी होने लग गई। उस मेथड की वजह से उसके बेटे को थोड़ी और जिंदगी मिल गई थी। लीसन कहता है कि उसके बाद मैंने उन इमॉर्टल्स से जिसे जिसे मारने को कहा उन्होंने उसे मार दिया। मेरे रास्ते के सारे कांटे हट गए थे। ली हान इस कहानी को सुनने के बाद जिया की तरफ देखता है। जिया की हामी उसे यकीन दिला देती है कि ये बंदा सच बोल रहा है। इसके बाद ली हान उस बंदे से पूछ रहा था कि अब वो सारे के सारे इमॉर्टल्स कहाँ पर हैं। वो तो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं पता। उस दिन के बाद से लेकर आज तक यानी इन 7 सालों में मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। ली हान डिसअपॉइंटमेंट के साथ अपनी गर्दन हिलाते हुए ली हाओ को देख रहा था। वो बच्चा अभी भी अपने फादर को बचाने के लिए जोर जोर से जमीन पर नाखून मारने लगता है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद ली हान ली सन से कहता है कि ली हाओ बहुत अच्छा बच्चा है और तुम उसके फादर होना डिजर्व नहीं करते। ये बोलने के बाद वो अपने सीक्रेट वेपन को स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हुए उसकी गर्दन के आर पार कर चुका था, जिससे ऑन द स्पॉट उस पर्सन की जान चली जाती है। अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के बाद ली हाओ बहुत शांत हो गया था। दूसरी तरफ जिया ली हान के पास आते हुए कह रही थी कि इस बंदे के यहाँ होने से तुम्हें कोई काम की इन्फॉर्मेशन मिले। ली हान तो कुछ सोचते हुए कह रहा था कि इस बार उस इमॉर्टल की आइडेंटिटी और पर्पस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इमॉर्टल मास्टर बाकी मास्टर से अलग है। अभी तक ये सारा का सारा खेल खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा एक काम है जो मुझे तुमसे करवाना है। वो जिया से कहता है कि प्लीज उस बच्चे ली हाओ की बॉडी पर लगा हुआ कर्स तुम रिमूव कर दो। ये सुनने के बाद जिया काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कह रही थी कि आखिर उसका क्या इस्तेमाल करोगे तुम? कर्ज हटाने का क्या मतलब है तुम्हारे लिए? मैंने तुमसे एक बार कह दिया ना कि अगर कर्ज हटा भी दे तो भी उसे बचाना नामुमकिन है। पर ली हान जिया को बहुत ही काम की चीज बताता है, जिसके बाद तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ली हान उसे कहता है कि वो कर्ज तो पहले से ही ब्रोक है। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो इसको ट्राई करना बनता है और वो एक ही झटके में उस बच्चे के पास पहुंचकर उसके ऊपर से पहले तो वो पत्थर हटाती है और फिर अपनी पावर का यूज करते हुए उस बच्चे की बॉडी पर लगा हुआ स्पेल ब्रेक कर देती है, जिसकी वजह से एक डेमोनिक एनर्जी चारों तरफ हवा में फैल गई थी और एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ वो कर्ज भी डिस्ट्रॉय हो गया था। ये एनर्जी डिवाइन रियाल्म तक जा रही थी। अचानक से मौसम बदल जाता है और हमें रात के समय सिटी लॉर्ड मैंशन के बाहर 3 इमॉर्टल्स को दिखाते हैं जो काफी जल्दी में उस मैंशन के बाहर आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें इस कर्ज को ब्रेक होने का पता लग गया हो।
उन इमॉर्टल्स के आने की खबर हमारे ली हान को लग जाती है, जो कि उन्हीं का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो भी अपने किंग ऑफ हेल वाली आइडेंटिटी के साथ। वो सिटी लॉर्ड की गद्दी पर बैठकर एक किलर लुक देते हुए कह रहा था कि अब खेल शुरू होता है। मुझे इसी चीज का तो इंतजार था। उसकी डेडली आइज के साथ ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।